पक्का नहीं होता, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते वो लोग फिर ऐसी बातें करके एक्सक्यूजेस देते हैं। नॉलेज ही सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर सही नॉलेज है तो फिर हमारे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप उन लोगों को गाइड कर सकते हैं जो इस तरह की बातें सोसाइटी में करके इग्नोरेंस को बढ़ा रहे होंगे। कुछ फंडामेंटल चीज़ें होनी चाहिए जो इस तरह के डिप्रेशन से बाहर निकाले हैं। शायद हम लोग आज यही हैं कि हम कुछ मेंटली स्ट्रांग है, अदरवाइज हम भी कहीं बैठे होते और निराशा के दुनिया में खोए हुए रहते, जैसे कि आज भी 50% लोग शायद खोए हुए हैं निराशा के अंदर, ज़िंदगी से हारे हुए हैं। आइए हम ज़िंदगी जीने वाले लोग बने और इन सब बीमारियों से बाहर निकलें और अपने आप को नॉलेज से पावरफुल बनाएं, जहाँ कभी हमारे को डिप्रेशन का सामना ही ना करना पड़े। मुझे लगता है कि बीमार होने के बाद में दवाई खाने से अच्छा है कि पहले ही हम कुछ ऐसा मैकेनिज़्म रखें जिससे वो नौबती ना आए जिससे दवाई खानी हो। तो मुझे लगा ये माइंड का मेडिटेशन है, ये सबसे पावरफुल सेंटेंसेस हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जिससे एंथुसियाज्म क्रिएट होता है। इसको हमें और मजबूत बनाना होगा, लोगों को भी समझाना होगा। यही हमारी ओरिजिनल चीज़ है, यही हमारा ओरिजिनल नॉलेज है, यही 5000 साल पुराना नॉलेज है। अपने धर्म को, अपने कर्म को अपना धर्म समझ कर करें, जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उसे लगातार कर सकें, निष्काम भावना से हम उसको कर सकें। फल मिलना निश्चित है, पर उसकी क्वालिटी में हमारा अधिकार नहीं, ये बात हमारे को समझ आ जानी चाहिए। हम दूसरों के साथ कंपटीशन ना करें, दूसरों को हराने वाले ना बने। इस मॉडर्न टाइम में भी हम किसी से नफरत ना करें, किसी से कंपटीशन ना करें, बल्कि अपने बेस्ट एक्शन करें और गॉड के ऊपर उसको छोड़े, इसी भावना के साथ करें। थैंक यू एंड थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओपन योर आईज। कैसा था? सही बताइए, अच्छा था क्या? पावरफुल मैसेज क्या होता है? कोई पावरफुल चीज़ होती है ना तो उसे बहुत तरीके से डालना पड़ता है, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होता, उसे पावरफुल तरीके से लेना होता है, उसे फोकस करना होता है। इसलिए हर नॉलेज का भी एक समय होता है, कौन सी चीज़ कब पढ़नी है ये भी होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ को पहले किया जाता है, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ को बाद में, और वेरी लेस को वो बाद में। सो वैसे कैसा था, लगा आपको? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये बात समझ में नहीं आई, यू कैन आस्क सो दैट आई कैन लर्न मोर। अगर आपको इस वाली जो मैंने इंटरप्रिटेशन की इसमें कोई प्रॉब्लम है या इसको बेटर करने के लिए कोई आइडिया है, सो यू कैन गिव मी। जो चीज़ ओमिट हो गई हो, कुछ रह गई हो, पर आपके पास और अच्छा आइडिया होगी सर इसका ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। यस सर, जैसे अर्जुन ने महाभारत के अंदर अपने रिश्तेदारों को मारा, तो उनका जो कर्म था वो तो अच्छा था ही नहीं एक तरह से, क्योंकि उन्होंने कत्ल किया है। तो फिर कर्म किए जा फल की इच्छा मत कीजिए, सिद्ध कैसे होता है? हाँ, अच्छी बात है, मैंने पूछा कि अर्जुन को ये हम किसी घटना को घटना के रूप में ना देखें, एक घटना को घटनाक्रम के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बात इतनी नहीं थी, बात उस समय नारी के असम्मान की थी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ उसे इग्नोर किया गया था, जहाँ उसका चीर हरण करने की बात चली थी, और वो जो गलत सोच थी उसको हराना था। वो गलत विचारधारा जो पनपी थी, जो राजमहल तक पहुँच गई थी, जो घरों से निकली होगी और राजमहल तक पहुँच गई होगी, उस विचारधारा की लड़ाई थी। लड़ाई ऐसे नहीं होती कि इसने ये बोला, ये विचारधारा की लड़ाई होती है। तो उस विचारधारा की लड़ाई में तो हार जाना था, और विमेन एम्पावरमेंट या विमेन को जो वीक समझ लिया गया था या अपमान की नज़र से देखा जा रहा था, ये आज नहीं, उस समय भी था। तो उसको या तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता या छोड़ दिया जाता, और उसमें भी लास्ट समय तक मौका दिया गया था, और उस मौके के बाद में वो प्रयास किए गए थे कि ये सब करें, क्योंकि उस सोच के कारण समाज में प्रॉब्लम हो रही थी। ये सिर्फ लड़ाई की बात नहीं थी, पूरी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था। ये वाकया एक पूरी सोसाइटी में एक विचारधारा की लड़ाई थी। तो वहाँ पहले जो लड़ाइयाँ होती थी, आज तो स्टेट और मनी के लिए लड़ाइयाँ होती है, पहले विचारधाराओं की लड़ाई होती थी। जो मैंने आपको अष्टावक्र गीता बोला, उस समय 10,000 साल पहले तो ये था कि एक ही विचार एक सोसाइटी में चलना चाहिए। आज तो 6-6 और 10-10 विचार चलने लगे। तो उस समय था कि एक ही विचार एक समय में चलना चाहिए। तो कोई भी ज्ञानी आता था ना, जैसे अष्टावक्र के फादर जो थे, वो जब राजमहल में आए जनक के पास, तो उन्होंने जनक को बोला कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तो वो शास्त्रार्थ जब होते थे तो उसके अंदर जो हार जाता था उसे जन समाधि लेनी पड़ती थी, क्योंकि तुम्हारी विचारधारा गलत है, इसकी वजह से सोसाइटी परेशान होगी, तुम्हारा नॉलेज जो है परफेक्ट नहीं है, और इस इम्परफेक्ट नॉलेज की वजह से यहाँ सोसाइटी खराब होगी। तो नॉलेज की दुनिया के अंदर वही आते थे जो ब्रेव होते थे, जिनको रिसर्च किया हुआ होता था, जो तपे हुए होते थे, जो फॉर ग्रांटेड नहीं, जो इच्छा हो वो ना बोलते हो। तो अष्टावक्र के फादर जब आए शास्त्रार्थ में तो हार गए और उन्हें मरना पड़ा।
जल समाधि लेनी पड़ी। ये 10,000 साल पहले, फिर 5,000। जो आप जो बात बोल रहे हैं, मारना अपने रिश्तेदारों को सही है या नहीं, पर मारा किसी बॉडी को नहीं था। ये कंटेक्स्ट तो जो बात थी बॉडी से बियॉन्ड बातें थी। ये उस समय तो जो बातें होती थी वो बॉडी से बियॉन्ड, बॉडी को तो कुछ समझते नहीं थे कि बॉडी इज माइनर थिंग्स, अवर माइंड, अवर सोल इज। सो विचारधारा की लड़ाई थी। तो मुझे लगता है कि मारना बुरा भी नहीं है, आज भी बुरा नहीं है किसी को मार डालना, आज भी मर्डर कर देना किसी का बुरा नहीं है। लेकिन अगर उससे कोई सत्य की जीत होती है और कोई आदमी बच, और कोई 10 आदमी बच जाते हो, तो एक आदमी को मारना भी बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता आज भी बुरा है ये चीज़। उस समय भी अप्लाई होती थी, आज भी होती थी। अगर एक अच्छे काम, आज एक ठीक आदमी के मर जाने से सोसाइटी बचती है तो मर जाना चाहिए उसको, या मार देना चाहिए उसको। पाकिस्तान का आतंकवादी था जिसने भारत पे अटैक किया था, वो नाम भूल रहा हूँ, हाँ कसाब। तो कसाब को फांसी की सजा का विरोध किया था, अमेरिका ने भी विरोध किया था, और आज भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमें फांसी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन जो फांसी जिसको दी जाती है वो तो मानी जिसने अच्छा कर्म नहीं किया उसी को फांसी दी जानी चाहिए। तो सर ये तो एक आजकल जो जैसे ह्यूमन राइट्स के अंदर अगर बात करते हैं तो इन चीज़ों का विरोध होता है कि हमें उस आदमी को सुधारा जाना चाहिए, नहीं कि उसको कत्ल किया जाना चाहिए, उसे मारा जाना चाहिए। जब आदमी उस सीमा से बाहर निकल जाए जहाँ समझाना ही पॉसिबल नहीं है, तब तो मार देना चाहिए मेरे हिसाब से। कोशिश करो, और लास्ट तब तक कोशिश करो ये सुधर जाए। इसका ये मतलब नहीं होता हम न्यायाधीश हो गए और तुरंत मरने मारने पे आ जाए। लॉर्ड कर्स्टन ने भी 10 मौके दिए, 10 बार संधि करने भेजा, बोला उसको कि तुम हमें तो सिर्फ 1 इंच, थोड़ी सी 10 गज जगह दे दो, 100 गज जगह दे दो, ऐसा भी बोला क्या, फिर भी नहीं माना। तो मुझे लगता है कि फिर एक्शन होना पड़ता है, फिर ये विचारों की लड़ाई होती है। समझाना भी एक सीमा तक होता है, पूरे प्रयास किए जाने चाहिए। जिस पूरी घटनाक्रम में देखते हैं तो प्रयास हुए भी थे जब उस पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं तो ये नहीं है कि कोई अभी कलाम के साथ क्या हुआ, कौन से आज हम सारे सही एक्शन हो रहे हैं, कौन से हमारे जज सही फैसले कर रहे हैं, पर हमारे को तो सारी फैसलों को नॉलेज की कसौटी पे कसना है। अगर एक चीज जना हार भी जाए और मर भी जाए तो भी सत्य नहीं हारता। एक घटना सत्य को हिला डुला नहीं सकती। मारने के लिए क्यों तैयार हुए थे अर्जुन? तो भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहीं पे श्लोक है जिसमें बोला है कि ये लोग तो पहले ही 100 बार मर चुके हैं। तो बॉडी और सोल के बियॉन्ड की चीज़ें हैं ये कि इनको फिजिकली मारना तो इस एपिक में दर्शाया गया है, लेकिन ये बात अभी इनको समझ नहीं आई। हाँ ये लेवल नहीं है, हाँ। ये बात अपन नहीं बोलते। सोल की बात तो ये बहुत आगे की बात हो जाती है कि सोल ना मरती है ना कटती है। वही नहीं 100 साल पहले मर गए, हम भी मरे हुए 100 साल पहले से सभी लोग। तो वो उनका कहना का था कि अब तुम ये जो बॉडी है ये भी उन्होंने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया था। पर आई थिंक वो पहला आर्ग्यूमेंट से ही समझ आएगी बात आज के कंटेक्स्ट में। थोड़ा सा अटके बात करें तो चीज़ों को समझना मुश्किल है। बोलते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जबकि गीता में लिखा हुआ और गीता के अध्याय के एंड में माध्यम दिया होता है। इस अध्याय को पढ़ने से फायदा क्या मिलेगा? मतलब हर गीता के अंदर गीता का नॉर्मल वर्जन लेते हैं, वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, पहला अध्याय देने के बाद यानी पहला चैप्टर आने के बाद उसका फायदा बताते हैं वो लोग कि इस चैप्टर को पढ़ने से क्या फायदा है। जब मैंने गीता पढ़ना शुरू किया था तो मेरे को वही वाली गीता मिली थी कि इस चैप्टर को पढ़ने से आपकी जिंदगी तर जाएगी, आपके ऊपर इतनी पावर आएगी। एक्चुअल में समझने का फेर है कि कर्म किए जा। अब मैं सर से भी एक क्वेश्चन पूछूं कि सर मैं फल की इच्छा तो करता हूँ, बट उस फल की इच्छा से मेरे कर्म पे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, मेरे को करना वही है जो सही है, तो क्या उससे भगवान श्री कृष्ण को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नेवर, मेरे हिसाब से नेवर। बिकॉज फल की इच्छा करने से कर्म में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना वहाँ रुक जाओ। यदि आपको फल की इच्छा के बिना तो कर्म प्रैक्टिकल बात करें ना, बर्डन ले सकते हैं, नहीं कर्म करना है, मैं दीवार तोड़ता रहूँ बिना रीजन के, तो बिल्कुल बेकार है। भगवान श्री कृष्ण भी रोक देंगे उस चीज़ को। बट हाँ, जहाँ मेरे कर्म में डिफरेंस आ गया कि मेरा फल अच्छा होगा, मैं मतलब किसी की जेब काट लूंगा तो मेरे को पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, वो क्या फल एक फिक्स फल हो गया। बट कर्म में डिफरेंस आ गया, कर्म बुरा हो गया, कर्म अच्छा करना है। मतलब यदि फल से कर्म में डिफरेंस आया वहाँ पे रुकने की जरूरत है, वरना फल के बिना काम हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल बात करें तो इम्पॉसिबल है कि कर्म हर जना भगवान ने बनाया ही ऐसे, बट कर्म में डिफरेंस। क्योंकि हम जो कर्म को कर रहे हैं तो हम धर्म नहीं समझे, कर्म को धर्म समझ के करते रहे, क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है ना कि हम कर्म को धर्म समझ के लगातार नहीं करते हैं। लेकिन देख लेना भाई, तो हो सकता है तुम्हें सक्सेस मिल गई हो
लेकिन जब भी फल पे नजर रहेगी ना तो कर्म पे कुछ तो कम होगा। उस टाइम कर्म डिफरेंस हो गया ना सर, एक बार उस टाइम यदि वैसे अपन सोचते हैं कि ये काम करने से ऐसा होगा, अच्छा फल मिलेगा, उसके बाद बिकॉज कर्म की स्टार्टिंग ही फल से होती है। नॉर्मल प्रैक्टिकल बात करें तो कोई भी फल जब तक 98% सामने नहीं उसको दिखेगा फल नहीं बोला जाता, तुम जो बोलना चाह रहे हो उसे आशा बोला जाता है। आशा से काम काज चालू करो, आशा होप के साथ में काम चालू करो, पर मुझे यही मिलेगा ये जब सोचोगे तो निराशा आएगी भाई साहब, आएगी उससे निराशा। हो सकता है तुम्हें ना आए, पर यूनिवर्सल प्रिंसिपल तो ये है। वो तो सर रीजन होता है, क्यों करना चाहिए वो कारण है, वो फल नहीं है। हाँ वो फल नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। इंटरप्रिटेशन मेरे को अभी नहीं है, मैंने कभी नहीं बोले इन सवालों के जवाब, पर एक जो पूछ रहे हैं तो मुझे भी कुछ चीज़ें ये माइंड चलने लगता है, कुछ निकालने लगता है। हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छा ही है, तो हमें हर धर्म से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि सर ने बताया कि मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, और जैसे हर धर्म में उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, इसीलिए मुझे एक गिफ्ट दिया गया था इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। मैं समझता हूँ कि सर मेरे से उससे का बेटर यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं सर को आज होली बाइबल गिफ्ट करना चाहूँ। इसे जरूर पढ़ेंगे, इस मंथ इसकी टारगेट रहेगी, डेली भी है। आप हर घर में वक्त देख लो, झगड़ा है, कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा है। और कुछ लोग जो है जब टीम में काम करते हैं तो भी अजीब ढंग से काम करते हैं, तभी एक दूसरे को हरा रहे होते हैं, तभी एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं, और इनफैक्ट टीम को ही हरा रहे होते हैं। लोग अपने अपने गेम खेल रहे होते हैं, वो सब हार रहे होते हैं। आप देख लेना, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, जो अपनी टीम के लिए गेम खेलते हैं वही टीम जीतती है। तो सबसे पहले तो यही है कि वी आर हियर टू फुलफिल द पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और जो फंडामेंटल हमारे हैं वो स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। अगर हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तब फिर बहुत अच्छा है। तो अब ये जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी पर्सन के, ड्यू टू द फैमिली बैकग्राउंड, ड्यू टू द गुड लर्निंग, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है और उन्हें किस लेवल की सक्सेस मिलती है। जब ये फंडामेंटल सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो उनके बॉडी से किस तरह की आवाज़ आ रही होती है। मैंने जब उनका टाइटल भी रखा तो ये रखा था फील द पावर, क्योंकि फील ही सब कुछ है। जब फील हो गया तो चीज़ें समझ आ गई, तब 100 ईयर के लिए आ गई। जब फील ही नहीं हुई तो अगले दिन ही भूल जाएंगे हम लोग, जैसे बोलते ही हैं। आपने MSc फाइनल में प्रीवियस के चैप्टर भूले हैं, प्रीवियस में फर्स्ट ईयर के चैप्टर से भूले हैं, तो ऐसा तो होता ही है। तो जो अच्छी लर्निंग है वो फील वाली लर्निंग है। तो इसको देखा वो क्या फील है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या आवाज़ आ रही थी? यस मैम, आप बताइए। Really worked well. She was very energetic and positive waves came out when she spoke out that she is thankful to her parents. She said that we don't choose our schools. It is our parents who put into our schools and then our learning starts. We don't choose it. So it was thankfulness to her parents, and rest is on her education and how she was brought up. She was appreciating all the things which she was given in her life, and henceforth her life started. So positive vibrations were right from the beginning of her speech. Very good. That's what I like. तो आपको बस ये एक ही लाइन बोलनी है जिंदगी आप, जैसे मतलब पॉजिटिव वाइब्स। अब ऐसा नहीं डू करने लगते हैं सारे सारे, क्या मैं भी हुआ, मैं भी हुआ। आपको अपनी ओरिजिनल फीलिंग बतानी है। यस। You too had parents, but the 90% contribution was of herself from inside. जो भी आप करते हो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। She was dedicated towards her work. 90% के लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। जो भी चीज़ होगी एनर्जी फील हो रही थी कि इससे हम अटैच होंगे तो ये कुछ डेवलपमेंट करेगी अपना और खुद का, मतलब एक एनर्जेटिक फील हो रहा था मेरे को कि ये उसको एनर्जी को फैला रही है। The opportunity of the life, and she is not afraid. She take every problem as a challenge, as she said, and her body language depict that itself, that she is very confident and she is not afraid about the problems of the life. So Yes. I think it is very good, and we should implement this in our life as well. Thank you. नहीं तो जो चीज़ आपने लाइफ में जो चीज़ दे रही उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, उसके लिए रटना नहीं पड़ता। पर जो चीज़ आ नहीं रही है, जो नकल की हुई है, जो दूसरे की चुराई हुई है, जो बॉर्डर्ड है, जो अनएक्सपीरियंस्ड है, उसके लिए बहुत डर लगता है। इसलिए कई बार मैं सेमिनार लेने जाता हूँ ना, मैंने लास्ट 2 सालों में करीबन 125-150 सेमिनार ली, अक्रॉस द कंट्री गया, लोगों से बात की, स्कूलों में गया, पूरी स्कूल को लेकर बैठ जाता था।
ऑनरेरी सारा काम अपने खर्चे से आसाम गए, गुवाहाटी गए, वहाँ पूरी स्कूल बैठी है, प्रिंसिपल टीचर सबसे बात कर रहे हैं लगातार। तो कई लोग फिर उसमें कभी स्पॉन्सर्ड सेमिनार थी, कभी हम लोग बुलाते थे, कभी स्कूल में गए तो हमने देखा, हमने कहा जब हमें एक बड़ा विजन है तो वी शुड फील इट कि हो क्या रहा है सोसाइटी में, चलती क्या है। तो इस दौरान कुछ लोग आते थे कि सर मोटिवेट हो जाते थे, जो 25 साल के लोग होते थे कि सर मुझे भी इस लाइन में आना है, मुझे भी मोटिवेटेड बनना है, मुझे भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं उनको क्या बताऊँ, उसको क्या टिप्स दूँ। और लाइफ को जीना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो सिर्फ बोलते हैं, पर जो मुझे लग रहा है कि जो बात असल में कोई आदमी कह सकता है तो वो तब कह सकता है जब उसने अपनी लाइफ में प्रिंसिपल को जी लिया हो, तब वो कह सकता है उस बात को, तब दम निकलता है। वो इमेच्योरिटी जिसमें वो खुद ही हारे हैं, जिसकी वजह से वो एक चीज़ को तो प्रैक्टिकली कर नहीं पाए, अब वो दूसरों को लेक्चर देंगे तो वो कैसे अपील कर सकती है, वो अपील ही नहीं करेगी। तब उसको कैसे समझाऊंगा उनको, तो मैं उनको बोलता था तुम आना जयपुर में समझाऊंगा तुम्हारे को, आई विल गिव यू, पर आते ही नहीं थे कभी, करना कुछ था नहीं, सिर्फ बातें करनी थी। इसे लाइफ में अगर प्रिंसिपली अगर आप स्ट्रॉन्ग है, आपने अप्लाई कर लिया तो हजारों लाखों करोड़ों लोग भी बैठे हैं तो उसके बीच में बोल सकते थे। यही नरेंद्र मोदी जी की पहाड़ है, वो लाइफ को लीड किए हुए हैं, वो जिए हुए हैं, वो स्ट्रगल किए हुए हैं, वो टेंट के नीचे सोए हुए हैं, वो छप्पर के नीचे रहे हुए हैं, इसलिए उन्हें पूरी कंट्री का फील है। दैट्स वाई उनको कोई बहुत लिखना नहीं पड़ता है, उनको अपने ज़्यादा, और वो सारे वर्ड बोल देते हैं जो उनके दिमाग में देने होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ उतार के वो सब बोल देते हैं। दैट इज़ द मैजिक ऑफ लाइफ की अगर हम संघर्ष करते हैं तो भी सीखते हैं। हार रहे होते हैं पर आपको लग रहा होता है हार रहे होते हैं, आप जीतने की तैयारी कर रहे होते हैं अगर आप सीख रहे होते हैं तो। एनी अदर? Very grateful towards her parents and she was very confident and full of energy. अब इसके लिए अगर इन्होंने इतना से बोला ना, इतना ही काफ़ी है। अब इसके लिए एक आदमी 2-3 घंटे, ये क्या मैजिक है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा क्लास में जब जा रहे हैं तो सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलेगा, आपकी जो ओरिजिनल समझ है उससे काम चलेगा, आपकी कितनी खुद की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हम कई बार होती है कि लर्न करके रट कर किसी तरह से चले जाएं और उसको पूरा कर दें, ऐसा आएगा। और अभी भी आपको पता होगा जब आप अपने लेसन प्लान बनाने लगेंगे तो आपने अपनी कॉलेज लाइफ में वो 3 चैप्टर छोड़े हुए हैं, सबने छोड़े हुए, मुझे पता है सबने छोड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी शॉर्टकट की तो सबकी आदत है ही, 1 वीक सीरीज हमारे को भी पसंद आती थी, इसमें क्या बात है पर अब ये वाली दुनिया में अभी से लग जाइएगा, कहीं ऐसा ना है कि आपकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाए। वो चीज़ें जो अनप्लीजेंट थी, जो आज तक नहीं की गई थी, जिन्हें छोड़ा गया था, अब उनसे दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि वो तो बार बार आने वाले हैं आपके सामने। अगर आप कोई दूसरी लाइन में जा रहे होते तब तो उनको छोड़ के भी आप जी सकते थे, पर आप नहीं जी सकते, क्योंकि अगर आप दुबले रह गए तो आप बच्चे जो आने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो भी दुबले ही रहेंगे। इसलिए अगर वो जो चैप्टर्स रहे उनकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे को तो इसमें इंटरव्यू में भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके आप नेट के एग्जाम देंगे शायद उसमें भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपकी PhD में भी उससे रिलेटेड कोई बात आ जाए। तो जो छोड़ा है उन्हें पूरा करना है, और हर बार आपको कुछ नयापन मिलेगा, हर बार लिखेंगे तो कुछ नई चीज़ें आएगी आज, फिर आपको इच्छा होगी इसको उससे मिला लें, तब उत्साहित रह सकेंगे, तब अच्छा पढ़ा सकेंगे। अदरवाइज पढ़ाना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा था, मैंने एक बार सोचा था पहले जब आपकी उम्र में था कि एक बार सबको पढ़ के रख देता हूँ, तो मेरे अभी भी आपको दिखाऊंगा 50 फोल्डर बने हुए और रखे हुए, और मेरी ये सोच थी उस समय कि एक बार कर लो फिर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़े, और हमेशा उसे उठाओ। फिर मैंने उसको यूज़ करना चालू किया तो मैंने देखा मेरी क्रिएटिविटी टोटल बंद हो गई थी, और मैं उस चिपक गया था उस फोल्डर के, और उससे मुझे नुकसान होने लगा। इसलिए मुझे तो लगता है कि चैप्टर लो और फिर फाड़ के डस्टबिन में डालो, क्योंकि अब वापस नया पड़ेगा। दैट इज़ द राइट अप्रोच, क्योंकि आप जब तक नया नहीं बनाएंगे उत्साह नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी, आप टाइम पास कर रहे होंगे, घस रहे होंगे अपने आप को, आपका खुद का डेवलपमेंट नहीं हो रहा होगा। ये है नॉलेज का मैजिक, लिखने से और छुपा लेने से, बना लेने से काम नहीं बनता। इसलिए हम चाहेंगे कि नॉलेज जो है वो बहुत डिफरेंट एटीट्यूड से लीजिए, जो चीज़ें रह गई थी उसके ऊपर भी नज़र डालिए, उन्हें भी पूरा करना चालू करिए, थोड़े थोड़े। ये ना हो कि लास्ट में फिर बहुत कम समय। और एक टीचर की, नए टीचर की दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूँ, जो आप लोगों की साइकोलॉजी होगी, आप सबसे पहले वो कराएंगे जो आपको सबसे अच्छा आता है, चाहे बच्चों से उसका मतलब निकलता हो या नहीं निकलता हो। जैसे कॉस्टिंग किसी को आती होगी तो सबसे पहले उसे मार्जिनल आता होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाएगा, जबकि उसका सीक्वेंस 90 नंबर पे सेट होता है, पर वो पहले पढ़ाना चाहेगा। ऐसे नहीं होती लर्निंग। आपने अगर गलत तरीके से सीख लिया था तो कोई जरूरी नहीं वो तरीका सही हो। सही तो वो सीक्वेंसिंग है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं।
तो फिर क्या करते हैं वो, जब वो मेन जैसे ओवरहेड है कॉस्टिंग के टॉपिक में, तो उसको ओवरहेड ही हो जाता है, उनके भी ओवरहेड ही हुआ था वो, तो उसको पढ़ाते नहीं है, फिर उसको लास्ट में ले जाते हैं, बोले ऊपर नीचे करके ख़त्म कर देते हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं, जो छुपने छुपाने की आदतें हैं, जो झूठ वाली आदतें हैं, जो चैलेंज को फेस नहीं करने वाली आदतें हैं, इन्हें भी ख़त्म करना पड़ेगा। ओवरहेड कम आता था ना, तो अब तो पहले ओवरहेड पे रिसर्च चालू, ओवरहेड को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या एलोकेशन है, क्या एब्जॉर्प्शन है, क्या मशीन आर रेट है, सब वही चीज़ों को अच्छे से फोकस करूँगा जो छोड़ के आया हूँ, और एक एक शब्द को पकड़ लो, एक एक शब्द के बारे में उसको माइन्यूटली इलोबरेट करना चालू करो, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। जब आप इस तरह से करने लगोगे तो आपको लगेगा मेरा भी वैल्यू एडिशन हुआ, क्योंकि आपको पूरी ज़िंदगी इन सब्जेक्ट के साथ गुजारनी है। किस मौके पे कहाँ खड़ा होकर आपको कहाँ आके बोलना पड़ जाए पता नहीं, तो शर्माना ना पड़े, वहाँ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना आना पड़े कि सब नेट तो क्वालिफाई है पर अक्ल दिलेगी नहीं है, ऐसे ना बोले पीछे बैठे हुए लोग। हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी इस तरह से मजाक उड़ाए, और वो भी नॉलेज की फील्ड में, तो तैयार हो जाइए इसके लिए। वो चीज़ें जो छोड़ी आए थे, वो गाना है ना, छोड़ आए, कौन सा जिन चीज़ों को छोड़ आए उन्हें वापस उठा लो, वो चीज़ें जो हमने कम पढ़ी थी उन्हें वापस पढ़ना चालू कर दो, नहीं तो पता चलेगा 21 बच्चे फेल स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में, उसमें 15 बच्चे फेल, उसमें 8 फेल। वो ही नहीं सकता, एक बच्चा भी फेल नहीं हो सकता, एक बच्चा सेकंड क्लास नहीं आ सकता जब आप लोग यूँ कमिटमेंट कर लो पूरा अपने आप से। अरे वो आएगा नहीं ना स्कूल, तो घर जाऊंगी और घंटी बजाऊंगी, आना नहीं है क्या? ऐसे नहीं बोलते आजकल टीचर, इतनी दम नहीं होती उनके अंदर कि उसको बजाए घंटे, उनके फादर की भी घंटी बजा दे। क्या है, क्या पेरेंटिंग कर रहे हैं आप? वैसे ही भेजेंगे नहीं कॉलेज भी बच्चों को, घबरा जाए फादर भी, यार ये क्या मुसीबत है। फोन करके हेलो बच्चा फेल होएगा तो जिम्मेदारी लेंगे, मैं एफिडेविट भेज दूं एफिडेविट साइन कर देना, ऐसे बोले, ऐसी तड़प हो जाए कि आवे नहीं तो आने पे मजबूर हो जाए, ऐसे टीचर्स हो तो मजा आए। एक नहीं हो गए फेल, 100% अटेंडेंस, आज अटेंडेंस नहीं होती तो क्या कॉमर्स कॉलेज के बच्चे जिम्मेदार है, टीचर भी जिम्मेदार है, और ज्यादा पूछे तो टीचर ही जिम्मेदार है, क्योंकि पहली स्टेप तो टीचर ही है, दूसरी स्टेप है बच्चे। तो पहले टीचर आएगा तो वो आएंगे, पहले टीचर कुछ बोलेगा तो वो सुनेंगे, पहला स्टेप ही नहीं है पूरा तो सही सेकंड का होगा। तो बहुत है कि अभी कितना अच्छे आपकी यंग एज में अगर आपके बात समझ में आ जाए कि आप चैलेंज लेवल है, एक बच्चा सेकंड क्लास में आ सकता, मेरी क्लास में ऐसा मैं लेता था जब पढ़ाता था, ऐसा मन ही मन सोच के रखता था, एक नहीं आया, चाहे वो मेरे से एक में नहीं पढ़ा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बोलने गए थे तो इन्हें 400 रुपये मिले थे एक रेडियो पे एक एक्ट बोलने की, वॉइस ओवर देने की। उस वॉइस ओवर के लिए उन्होंने घंटों परेशान, कई दिनों चक्कर लगाएंगे उस स्टूडियो के, पर ये एक शख्स था जो मनी से अपनी वैल्यू नहीं करता रहा होगा, ये कैसा करैक्टर रहा होगा जिसने अपनी मनी से वैल्यू नहीं की होगी। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसके बादों से रिजेक्ट कर देते होंगे, इट्स वेरी लेस, आई कांट, जिसने काम को कर्म को ही पूजा समझा होगा, जिसने 400 रुपये के बाद में 4000 रुपये में कई फिल्में साइन की होगी, वो जानता था कि इस फिल्मों से बहुत कमा रहे हैं लोग, उसके बावजूद उसने उस मौके को गंवाया नहीं होगा, और उसके बाद में से जब 40,000 रुपये मिले होंगे और वर्षों मिले होंगे, इन्हीं सब डायरेक्टर्स ने दिए होंगे, और आज वही 4 करोड़ रुपये में भी फिल्म साइन करता होगा। तो मुझे लगता है कि कोई कर्म तो खराब जाता ही नहीं है, अगर हम हमारा अंडर वैल्यूड करते तो हम करते हैं, हमें जहाँ मौका मिले वहाँ आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़िंदगी पता नहीं किस रास्ते ले जाती है, वी डोंट नो अबाउट इट। सो ये कहना है कि प्लीज़ वैल्यू, अपनी वैल्यू जो है आप कम ना आके और कभी उस वजह से किसी अपॉर्चुनिटी को जाने भी ना दें, क्योंकि उससे एक निराशा आएगी और उससे काम कम होगा, और काम कम होने से रिजल्ट भी कम आएगा। किसी लोगों ने मुझे बोला सर आपने थैंक यू बोला था, थैंक यू बोलने से क्या फ़ायदा है? मैंने कहा देखिए एक एम्प्लॉई अगर अपने एम्प्लॉयर के प्रति थैंकफुल फील करता है तो ही वो अधिक अच्छा काम कर पाता है। अगर वो थैंकलेस फील करता है तो वो पहले से कम अच्छा काम करता है। तो अगर वो थैंक यू बोल रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो और अच्छा बन रहा होता है, और उसकी और अच्छे काम को फिर पहचाना जाता है और फिर उसे रिवार्ड किया जाता है। लेकिन अगर वो जैसे ही थिंकलेस फील करने लगता है, वो और कम करने लगता है, और रिकॉग्नाइज और हटाने के लिए तैयार होता है और उसे हटाया जाता है। पिछले 1 साल में बहुत से लोग यहाँ से हटाए गए, मुझे अच्छे से पता है। उन लोगों में एक सामान्य बात रही होगी, वो सामान्य बात थी थैंकलेसनेस।
तो वो जो दिख रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके एक्शन में, उनके कारमाज में वो दिखाई दे रही है। कौन छिप सकती है? कोई चीज़ छिप नहीं सकती। इसलिए हम लोग को मुझे लगता है दिस इज़ द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। पता नहीं ये जो 400 रुपये की बात है, मैंने भी जब 3-3 महीने कोचिंग पढ़ाई तो मुझे पता है शायद पहली जो मेरे को अमाउंट मिली थी किसी बच्चे से वो 350 रुपये 1 महीने के पढ़ाने के, और 4 बच्चों के बैच में 350। उसके बाद 400 रुपये पर मंथ में मैंने कई बच्चों को और कई सालों तक पढ़ाया है। और पढ़ाने के समय भी मैंने ये पॉलिसी रखी थी कि आप पहले बेटा 1 महीने पढ़ ले, अगर समझ आए तो जमा कराना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं भी क्योंकि ऐसा ही वाक़या है जैसे किसी मोटी सी औरत एक बार पहले फतेहपुर गई। फतेहपुर हमारे यहाँ मेरा गाँव है जहाँ पे टांगे चलते थे, अभी तो नहीं चलते। तो वहाँ पे एक मोटी सी औरत आती है और ताजी वाले से बोलती है, भैया पहली बार आई हूँ और पहली बार टांगे में बैठ रही हूँ, थोड़ा संभल के चलाना। तो तांगे वाला भी जवाब देता है, चिंता ही मत करो मैं भी पहली बार चला रहा हूँ। तो पहली बार अपन पढ़ा रहे थे तो अपन काय को रिस्क ले, बोले पहले तू समझ ले यार, तो अगर समझ आवे तो फिर तू 1 महीने बाद तेरी फीस जमा करा देना, मैं फीस ले लूँ और तू मुझे गाली देता रहे, मुझे मंजूर नहीं। तो ये अच्छी फिलोसॉफी, तो मतलब ये हार्डवर्क जो है यंग एज में करनी ही पड़ते हैं, हर आदमी को करने पड़ते हैं। ये टेस्टिंग सबको देनी ही पड़ती है, इसे कोई विकल्प नहीं। बहुत ही कम फॉर्चुनेट लोग हैं जिनको शायद मौका मिल जाता हो, बाकी स्ट्रगल तो सबको ही करना पड़ता है। और शायद इसीलिए यंग एज मिली है कि हम अधिक मेहनत कर सकें, अधिक दे सकें, हमारे में चेंजेस ला सकें। थैंकफुलनेस को रखेंगे तब ये चीज़ हम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि टीचर ऐसे बने जैसे विनोद खन्ना साहब। कोई टाइम तो नहीं हो गया, क्या है लेक्चर? मैं आपका 5 मिनट और लगाएंगे कि विनोद खन्ना साहब जो पैशनेट टीचर है, सिर्फ तनख्वाह वाले टीचर नहीं है जिनके जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ऐसे टीचर बहुत है, 90% टीचर चले जाते कुछ पता ही नहीं चलता, कभी आए नहीं थे क्या कॉलेज में।